माज महला पंजवा चौप दे घर पहला। मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई। गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के शब्द यहाँ से आरंभ हो रहे हैं। गुरु महाराज ने दया की है, कृपा की है। गुरु रामदास महाराज की 7 चौपदे हमने पहले श्रवण किए। अभी ये 96 अंग 96 अंग के ऊपर धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। ये साध संगत जी जो शब्द है, ये शब्द आता है, गुरबाणी का नाम है शब्द हज़ारे। ऐसे शब्द इकट्ठे किए और उनका ऐसा मानना है, ये गुरु महाराज के वचन हैं कि तकरीबन ये 8-10 शब्द ऐसे हैं जो कि शब्द हज़ारे गुरबाणी, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, एक शब्द हज़ारे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में है, एक शब्द हज़ारे दसम ग्रंथ साहिब महाराज में है। और ऐसा मानना है कि जो इन शब्दों का रोज़ाना नित्यनेम करेगा उनको 1-1 हज़ार शब्द के कह लो कि जाप करने का महत्व मिलता है, उनको फल मिलता है। इसीलिए इनका नाम रखा है शब्द हज़ारे। अब क्या है साध संगत जी कि ये शब्द हज़ारे जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में शब्द हज़ारे की शब्द आते हैं, उनमें ये पहला शब्द है। और इस शब्द की उत्थान का ऐसे ही है साध संगत जी। तो ये शब्द हज़ारे का जो जाप है, तकरीबन सारे गुरमुख प्यारे अपने 5 बाणियों के नित्यनेम के बाद सबसे पहले ये दोनों शब्द हज़ारे का जाप करते हैं। मेरे ख्याल शायद ही कोई होगा जिसको पता होगा और वो नहीं करता होगा। शब्द हज़ारे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के, शब्द हज़ारे दसम ग्रंथ साहिब के, फिर 12 माह का पाठ करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का, फिर 12 माह का पाठ करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 2 12 माह आते हैं। एक गुरु नानक देव जी ने तुखारी राग में उच्चारण किया और एक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। तो दो 12 माह आते हैं साध संगत जी। और उसके बाद तीसरा 12 माह दसम ग्रंथ साहिब के अंदर भी आता है। तो गुरमुख प्यारे ये शब्द हज़ारे और 12 माह 5 बाणियाँ नित्यनेम की, और 5 बाणियाँ ये तो मतलब बिल्कुल बेयर मिनिमम है। तो मतलब करना ही करना है। शायद कोई विरला होएगा जो नहीं करता होगा। तो ये साध संगत जी इस शब्द की उत्थान का कुछ ऐसी है कि जब गुरु रामदास महाराज जी कह लो कि उन्होंने अपने गृहस्थी जीवन में, तो उनके 3 बेटे हुए साध संगत जी। जो सबसे बड़ा बेटा था उनका नाम था पृथ्वी चंद, जो बीच वाला बेटा था उनका नाम था महादेव, और जो सबसे छोटे थे वो थे साहिबजादा बाबा जो गुरु अर्जन देव जी महाराज, जो हमारे फिर सिखों के 5वें गुरु बने। जैसे जैसे साध संगत जी परिवार है वैसा वैसा स्वभाव होता है। स्वभाव से जो पृथ्वी चंद थे ये थोड़े गर्म स्वभाव के थे, क्योंकि सबसे बड़े थे। तो इन्होंने ऐशो आराम देख लिया था। गुरु रामदास महाराज के पास बहुत संगत थी साध संगत जी, बहुत संगत। जैसे आज है ना दरबार साहिब, गोल्डन टेम्पल हरिमंदिर साहिब में लाइन यहाँ लगी रहती हैं, उस टाइम भी गुरु रामदास महाराज के दरबार में बहुत संगत आया करती थी। और गुरु रामदास महाराज जो हैं उस टाइम पे दरबार साहिब की कार सेवा करवा रहे थे। अब जब कार सेवा करवा रहे थे तो कार सेवा करवाते करवाते गुरु रामदास महाराज के भाई का जो बेटा आया, मतलब उनके क्या समझ लो कि गुरु रामदास महाराज के सगे भाई का बेटा, तो उनका चचेरा भाई हो गया, जैसे कज़न ब्रदर हो गया, वो आया। और उन्होंने गुरु रामदास महाराज को इनविटेशन दिया कि मेरी बेटी की शादी है और आपके घर में शादी हो आपकी भतीजी की और आप ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे गुरु रामदास महाराज जी ने बड़ी निम्रता से हाथ जोड़ के बेनती की कि देखो हम तो आ जाते और अपने घर की शादी है, बहुत अच्छी बात है, और इतने टाइम बाद आप हमसे मिले हो आके, तो ये और भी अच्छी बात है। पर क्या है कि यहाँ पे अगर हम आते हैं आपके पास तो एक तो हमारे साथ हज़ारों की संगत आएगी, क्योंकि अब इतनी संगत जुड़ चुकी है साथ में, तो हम जहाँ भी जाएंगे वो संगत साथ में आएगी। तो क्या आप इतने लोगों का
मतलब आओ भगत कर सकोगे, खाना पीना रहना सारा इंतजाम इतने दिनों के लिए कर दूँ कि साथ संगत जी पहले तो शादी ब्याह में एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो महीने पहले लोग पहुंच जाते थे, हेल्प करानी है, खाना पीना और वो सब कुछ होता था। आपको आजकल तो बस 2 मिनट के लिए 2 घंटे के लिए जाके सकत का लिफाफा फड़ा के वापस आ जाते हैं हम लोग। कभी कभार तो वो भी नहीं जाते, आजकल तो ऑनलाइन ही हो गया, पेटीएम में सगन आ जाता है। तो लेकिन वो ज़माने और थे साथ संगत जी। तो गुरु रामदास महाराज जी ने पहला रीज़न दिया कि भी ऐसा है कि हम लोग नहीं आ सकेंगे क्योंकि आप लोग इतनी सेवा नहीं कर पाओगे। और दूसरा, यहाँ पे अब कार सेवा चल रही है, संगत दूर दूर से आती है, कोई प्रसादा लेके आता है, कोई रसद लेके आता है, चावल चीनी, कोई माया लेके आता है, कोई ईंटें लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। तो अब यहाँ से अगर हम चले जाते हैं 1-1.5 महीने के लिए, तो फिर यहाँ पे संगत की नाराज़गी ना हो जाए कि वे तो इतना बड़ा काम कर रहे, हमें बुला रहे और ख़ुद यहाँ पे हो नहीं। तो हमने यही सोचा कि पहले ये दरबार साहिब पूरा बन जाए, उसके बाद ही हम अगर कहीं जाएंगे तो जाएंगे। तो साथ संगत जी वैसे भी इतिहास में आता है कि गुरु रामदास महाराज ने बाहर विचर के बहुत कम प्रचार किया, जो भी प्रचार किया वो हरिमंदिर साहिब के अंदर ही किया। जैसे बाकी गुरु महाराज तो बहुत विचरे ना, गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी बहुत विचरे, गुरु अंगद देव जी भी विचरे, गुरु अमरदास जी महाराज भी विचरे। तो आपको पता लग जाएगा करके। फिर उनके गुरुद्वारा साहब हैं आसपास पंजाब के अंदर भी फैले हुए हैं, दिल्ली तक आले दुआले। पर जो गुरु रामदास महाराज थे वो ज़्यादा विचरे नहीं, वो उन्होंने हरिमंदिर साहिब की सेवा करवाते करवाते वहीं पे ही उन्होंने सेवा की। अब साथ संगत जी क्या हो रहा है कि इनका भाई जो है तो सखाई जी नाम आया उनका, सहारी जी नाम आया उनका इतिहास में, जो इनके ताया जी के ब्रदर हैं। तो उन्होंने कहा भी चलो आप नहीं आ सकते तो फिर आपकी जगह परिवार का कोई बेटा भेजो, आपके पास तो 3 बेटे हैं। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को रिक्वेस्ट किया, देखा कहाँ है वो, पता किया, हाँ भी वो वहाँ पे है। तो उनको बुलाया कि भाई पृथ्वीचंद भी तुम जाओ, तुम्हारी जो है बहन की वहाँ पे शादी होनी है और जाके हाथ बटाओ, सेवा करो और फिर शादी करवा के फिर वापस आना। तो पृथ्वीचंद अपने स्वभाव के हिसाब से थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा लीडर टाइप का बंदा, पॉलिटिकल बंदा था। तो वो महाराज को कहता, मारे यहाँ पे सबका आना जाना मैंने देखना, कौन कितनी रसद लेके आ रहा है, सारा अकाउंट्स मैं संभाल रहा हूँ, इतना लिखा पढ़ी का काम है, यहाँ पे चोरी ना हो जाए, इतने लोग आते हैं जाते हैं, तो मैं चला जाऊँगा तो पीछे काम कौन संभालेगा। तो गुरु महाराज कहते, गुरु रामदास जी कहते, पृथ्वीचंद ऐसे नहीं बोलो, तुम मना मत करो, तुम्हारे अपने परिवार में है शादी। कहते हम तो जानते भी नहीं, हम तो कभी मिले भी नहीं ऐसे। कहते नहीं ऐसे मत बोलो कि ये काम तो कोई भी संभाल लेगा, हम किसी और को दे देते हैं, तुम किसी और को दे दो, हम 1-2 लोग और साथ में दे देंगे, ये काम संभल जाएगा, 1 महीने की बात है, तुम वापस आ जाओगे। तो उसने फिर मना कर दिया, कहते कि नहीं मैं नहीं, यहाँ से नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि उसके मन में लालच था कि भैया ये जो सामान आ रहा है आधा उसने अपनी जेब में रखना, आधा के पीछे कर लेना, छुपा देना। और उसको सबसे बड़ा डर ये था कि ये जो गुरु गद्दी है ना, ये कहीं मेरे हाथ से ना चली जाए, मेरे को ये इशारे से वहाँ भेज दें और बाकी के 2 भाई पीछे बैठे हैं और इनको जो है गुरु गद्दी ना मिल जाए कहीं पे। तो वो उस डर से भी नहीं जाना चाह रहा था। गुरु महाराज ने तीसरी बारी बोला तो पृथ्वीचंद ने आंखें ही नहीं मिलाई, मतलब उनको कोई एक्नॉलेज ही नहीं किया कि आप कुछ मुझे बोल भी रहे हो, खड़ा ही रहा, आंखें नीचे करके खड़ा रहा। गुरु महाराज समझ गए कि भाई ये नहीं जाएगा। गुरु महाराज ने भाई महादेव जी जो मिडल वाले बेटे थे उनको बोला कि बेटा तुम तैयारी करो और जाओ। तो महादेव कहता, महाराज मेरे को तो यहाँ पे किसी का नहीं पता है किसकी शादी है, कौन किसका दूल्हा है, क्योंकि बिल्कुल मस्तानी बिरती वाले थे, मतलब बिल्कुल मस्ताना स्वभाव था, बस रब के अंदर ही लीन और रब की ही बातें पर, मतलब कोई जिम्मेदारी वाला कोई काम नहीं, बस अपने आप में ही बिज़ी रहते थे, अपनी ही ज़िंदगी में बिज़ी रहते थे, मस्तानी बिरती थी उनकी बहुत ज़्यादा। कहते महाराज मेरे को तो यहाँ का कुछ पता नहीं लगता, मैं वहाँ पे जाके क्या सेवा कराऊंगा, मेरे जाने ना जाने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो अपनी ही धुन में मस्त रहूँगा, आपको भी पता है, तो मेरे को ना भेजो तो ज़्यादा अच्छा है। तो गुरु महाराज भी इस बात को समझ रहे थे कि भाई यहाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जिम्मेदारी वाला बंदा चाहिए, लड़की की शादी है, 100 काम होंगे, आना जाना और सब कुछ। तो गुरु महाराज ने अपने छोटे बेटे से, गुरु अर्जन देव जी महाराज से, अभी ये गुरु बने नहीं थे, अर्जन देव जी से बात करनी चाहिए। तो गुरु अर्जन देव जी को पता था कि ये मना तो कर नहीं सकते, इनको जाना तो पड़ेगा। आए महाराज के पास, महाराज हाँ जी सत वचन। महाराज बोलते अर्जन जाना है
लाहौर जाना है, यहाँ से अमृतसर से लाहौर जाना है और वहाँ पे अपनी बहन की शादी में शरीक हो के, और उसके बाद वहाँ पे हमारा एक गुरुद्वारा है डेरा साहिब, तो वहाँ की सेवा संभाल करनी है वहाँ पे। मतलब क्योंकि कह लो कि क्योंकि गुरु नानक देव जी तो आज का जो पाकिस्तान है उस समय बहुत बिछड़े हैं, उस टाइम पे वहाँ पे बहुत प्रचार किया उनको, तो प्रकाश ही वहीं पे ननकाना साहिब हुआ। आजू बाजू और बहुत गुरुद्वारे थे उस टाइम भी, धर्मशाला थी। तो गुरु अर्जन देव जी को महाराज ने कहा कि जब तक हम ना बुलाएं तब तक वापस नहीं आना, वहीं पे ही रहना है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज अपना मन तो छोड़ गए गुरु रामदास महाराज जी के चरणों में, और शरीर को ले गए वहाँ पे। ऑब्वियसली छोटे भी हैं और लाडले भी हैं, और अभी बहुत ज़्यादा मतलब दुनिया का ऐसे अनुभव भी नहीं है, और लेकिन मन के अंदर ईश्वर की जोत जगी हुई है, मन के अंदर पूरा दृढ़ता से गुरसिक्खी निभा रहे हैं। चले गए। महाराज की बचनों के अनुसार पहले शादी भुगताई, और उसके बाद फिर गुरुद्वारा डेरा साहब में जाके जो थे ये बैठ गए। ये वही गुरुद्वारा डेरा साहब है साथ संगत जी, जहाँ पे लाहौर में एक्चुअली गुरु अर्जन देव जी महाराज को शहीद किया गया था कुछ टाइम बाद। फिर ये वही जगह है जहाँ पे उनको महाराज ने सेवा के लिए बोला, गुरु रामदास महाराज जी ने। क्या पता गुरु रामदास महाराज जी ने तभी बोला हो कि भैया आने वाले टाइम में इस जगह के ऊपर इतना बड़ा एक कह लो कि कार्य होना है, इतना बड़ा एक शहीदी होनी है, तो उस जगह पे जाके पहले से ही जप तप हो और ज़्यादा वो प्रफुल्लित हो वो जगह। तो अब गुरु अर्जन देव जी महाराज यहाँ पे रह रहे हैं और अपना रोज़ाना अमृत वेले अपनी भक्ति कर रहे हैं, शाम को भक्ति कर रहे हैं। संगत आ रही है, जा रही है, फ़ायदा ले रही है, इनसे विनती कर रही है, किसी का बच्चा, किसी की बीमारी, किसी का कारोबार, किसी के घर में झगड़ा, किसी का ज़मीन का किस्सा, सब गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास आके बेनती करते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज उनको गुरबाणी से जोड़ रहे हैं, उनको अमृतसर भेजते हैं, गुरु रामदास महाराज के चरणों में भेजते हैं, सिक्खी का प्रचार कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, महाराज कृपा कर रहे हैं सारी संगत के ऊपर। समा बीतता जा रहा है साथ संगत जी, ये इंतज़ार में है कि कब मुझे गुरु साहब बुलाएंगे, कब मुझे गुरु साहब बुलाएंगे। ऐसे समा बीतते बीतते 3 साल बीत गए साथ संगत जी। 3 साल से गुरु अर्जन देव जी लाहौर में रह रहे हैं और गुरु रामदास जी महाराज अमृतसर की कार सेवा करवा रहे हैं। और यहाँ पे पृथ्वी चंद पूरा फूला फूला एन पूरा ही उन्हें कब्जा कर लिया हर एक चीज़ के ऊपर। गुरु कहने के लिए गुरु रामदास महाराज जी हैं, फिर सारी बरकतें उनके हाथ में हैं, लेकिन पीछे टाँका लगाने वाला ये पृथ्वी चंद ही है। सारा का सारा टाँका लगाई जा रहा है। ये उसने अपनी टीम बना ली है पूरी, अपने ही नौकर जाकर अपने साथ बिठा लें करके। अभी और कोई कंटेस्टेंट रह नहीं गया ना गुरुगद्दी वाला, इसलिए तो गुरु अर्जन देव जी महाराज 3 साल बाद गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास लाहौर में एक सिख है, उसको गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं यार इतना टाइम हो गया आए नहीं, मैं एक चिट्ठी भेजूं महाराज के लिए, तो तुम जाके महाराज को दे के आना, गुरु रामदास जी महाराज को। तो जो चिट्ठी लिखी साथ संगत जी, उस चिट्ठी के 4 पार्ट थे, चौपदे, ठीक है। वो चिट्ठी के 4 पार्ट में से 3 पार्ट जो हैं वो इस शब्द में हैं, और चौथा पार्ट जो है वो भी इसी शब्द में है, लेकिन वो शब्द गुरु रामदास महाराज जी के सामने सन्मुख उच्चारण हुआ, और उस टाइम गुरु अर्जन देव जी महाराज को गुरुगद्दी जो थी वो दे दी गई। तो ये जब चिट्ठी का पहला पार्ट लिखा गया ना साथ संगत जी, तो पहले भी शब्द की तुम व्याख्या करेंगे, पहले हम थोड़ी उत्थान का बता रहे हैं, आपका थोड़ा भाव बन जाए कि कितना महत्वपूर्ण ये शब्द आया है, चौपदे आए हैं, कि इस चौपदे के बाद गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु बन गए थे, इतना महान शब्द ये उच्चारण हुआ। तो आज के विचार में तो सिर्फ उत्थान का ही होगी। तो अभी ये चिट्ठी जो है गुरसिख के हाथ भेज रहे हैं, जाते जाते हैं तो आगे इनको पृथ्वी चंद मेन दरवाजे पे मिल जाता है जो सिख चिट्ठी लेके आ रहा है। वो पूछता है कहाँ से आ रहा है, कहते लाहौर से। कहते गुरु अर्जन को मिला, कहते हाँ। कहते उसने कुछ कहा, कहते नहीं कहा नहीं, लेकिन उसने चिट्ठी दी है। किसके लिए है ये गुरु रामदास महाराज के लिए। तो चिट्ठी पढ़ता है, खोलता है, क्योंकि अभी गुरु का बेटा है तो उसको कोई मना तो करेगा नहीं। तो चिट्ठी पढ़ता है, खोलता है तो बड़ा हैरान हो जाता है, कहते है तो बहुत अच्छी गुरबाणी लिखनी शुरू कर दी है इसने, तो बड़ी अच्छी बाणी लिखनी शुरू कर दी है। तो सिख को कहता है पृथ्वीचंद कि चलो तुम जाओ, तुम उसको बोलो कि अभी वहीं रहे, यहाँ नहीं आना, गुरु महाराज का हुक्म है, जब तक वो नहीं बुलाएंगे तब तक नहीं आना। वो चिट्ठी जो है श्री पृथ्वीचंद अपनी जेब में डाल लेता है।
कुछ दिन बीत जाते हैं, कोई जवाब नहीं आता, कोई इशारा नहीं आता गुरु महाराज का, कोई चिट्ठी नहीं आती। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज यहाँ वेट कर रहे हैं लाहौर में, चलो मैंने चिट्ठी भेजी है, और बड़ी बैरागमयी चिट्ठी है साथ संगत जी, बड़ा बैरागमयी शब्द है, बहुत ही बैरागमयी। आम लोगों को तो शब्द पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाते, इतना बैरागमयी शब्द है। यहाँ पे गुरु अर्जन देव जी महाराज इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पे गुरु रामदास जी महाराज की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज एक और चिट्ठी लिख के भेजते हैं, जो इस शब्द का सेकंड पार्ट है, सेकंड पदा है, 4 पदे हैं ना, 4 पदे, तो सेकंड पदा जो है वो सेकंड चिट्ठी बन जाती है। वो आती है, वो भी पृथ्वी चंद तक पहुँच जाती है पहले, और पृथ्वी चंद उसको खोल के पढ़ता है तो और हैरान होता, कहता है ये तो कमाल है, ये तो लिखना शुरू कर दिया इसने, ये तो पिताजी के ही नक्शे कदम पे चल रहा है, कहीं मेरे हाथों गुरुगद्दी ना निकल जाए, ये चिट्ठी तो मैं आगे नहीं पहुंचने दूंगा। ऐसे कई लोगों के अंदर होता है ना, बस खुंदक होती है, ये तो मैं नहीं आगे भेजने दूंगा। तो उन्होंने आगे नहीं भेजने दी, और आगे नहीं भेजने दी, उसकी वजह से वो दूसरी चिट्ठी भी पृथ्वी चंद की जेब में चली गई, लेकिन गुरु रामदास महाराज के पास नहीं गई। गुरु अर्जन देव जी महाराज कुछ और दिन वेट करते हैं, है कृपा तो है ही है इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि गुरु अमरदास जी महाराज, जो कि गुरु अर्जन देव जी के नाना जी थे, उन्होंने अपने टाइम में वचन किया था इनकी माता जी को, बीबी पानी जी को, माता पानी जी को, गुरु अर्जन देव जी के मदर को, ये वचन किया था, दोहे था बाणी का बोहे था, भाई हमारा जो दोता है ना, हमारा जो दोतरा है, ये बाणी का बोहित बनेगा, बाणी का जहाज बनेगा, खूब बाणी उच्चारण करेगा और खूब ज़्यादा कृपा वाला होगा। ये वचन गुरु अमरदास जी महाराज ने अपनी टाइम पे कर दिया था। तो उस वचन को भी तो पूरा करना था, वचन को भी तो पलना था, वचन को भी फलना था। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज अब समझ रहे हैं कि मेरी चिट्ठियां जो हैं वो गुरु रामदास महाराज तक पहुंच नहीं रही हैं। अब तीसरी चिट्ठी लिखते हैं साथ संगत जी, और ये लिख के उसको सीधा हिदायत देते हैं, सिख को कहते हैं कि यार ये चिट्ठी जो है ना, सीधे गुरु रामदास महाराज के हाथ में पकड़ानी है, आजू बाजू आड़ा तिरछा कुछ नहीं देखना, किसी को बोलना ही नहीं कुछ भी कि तू कहाँ से आ रहा है क्या है, चुपचाप जा और गुरु रामदास महाराज के चरणों में ये चिट्ठी को रख दे, उनको बोल कि मेरी तरफ से ये चिट्ठी लाहौर से आई है। अब जैसे ही वो सिख गुरु रामदास महाराज को चिट्ठी पकड़ाता है, तो चिट्ठी के अंदर साध संगत जी इस कविता का नंबर ना 3 लिखा होता है। जो राइटर है ना, पोएट्स हैं, उनको पता है कि राइटिंग स्कीम क्या होती है, एक नॉमेनक्लेचर होता है, स्ट्रक्चर होता है पोएम्स का, गुरबाणी का, जो ऐसी महान गाथाएं होती हैं उनके स्ट्रक्चर होते हैं लिखने के। तो इस चिट्ठी के ऊपर नंबर लिखा था 3। गुरु रामदास महाराज जी ने पढ़ी ये चीज़, तीसरी चिट्ठी पढ़ी, बड़े बैराग में आ गए, बहुत खुश हो गए, कहते वाह भाई वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अपने गले से लगाई चिट्ठी, कहते लेकिन समझ नहीं आया कि ये चिट्ठी जो है ये 3 नंबर की है, कैसे है। तो अब उसके बाद गुरु अर्जन देव जी महाराज को बुलवा लिया जाता है लाहौर से, और वो लाहौर से बुलवा के लाहौर से आ जाते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज, और दरबार में हाजिर हैं। और यहाँ पे महाराज पूछा जाता है, भाई आपकी चिट्ठी मिली, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आई, इस पे 3रा अंक लिखा हुआ है, पहले के 2 अंक कहाँ हैं। कहते महाराज हमने तो आप ही के लिए भेजे थे, आपको मिले नहीं। कहते नहीं हमें तो नहीं मिले। वो गुरसिख से पूछा जाता है कि भाई कहाँ हैं चिट्ठियाँ, तो कहते हैं वो तो दोनों पृथ्वी चंद के पास हैं, उन्होंने कहा था कि वो आपको दे देंगे। तो गुरु रामदास महाराज अंतर्यामी समझ गए कि भी पृथ्वी चंद के मन में जो लालच है, वो उस लालच की वजह से, गुरुगद्दी का जो लालच है उसकी वजह से उसने चिट्ठियाँ आगे नहीं दी। देख लो साथ संगत जी, गुरु घर में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, इंसान कहाँ जाके अपने आप को बचाएगा। लालच, लोभ लालच देख लो, अहंकार। पृथ्वी चंद को बुलाने भेजा जाता है, पृथ्वी चंद स्नान कर रहा है, एक अहलकार उसके कपड़े निकाल रहा है, दूसरा अहलकार उसको साबुन लगा रहा है, तीसरा अहलकार उसका और सामान कर रहा है, नौकर चाकर उसने अपने आजू बाजू इतने रख लिए हैं। तैयार होके आता है, गुरु महाराज ने बुलाया आपको दरबार में आता है तो उसकी आंखें खड़ी की खड़ी रह जाती हैं कि दरबार में गुरु अर्जन देव जी आए हुए हैं। अब गुरु अर्जन देव जी दरबार में देख के बिल्कुल हिल जाता है, ये कहाँ से यहाँ पे आ गए करके। अंदर से तो उसको भी पता है कि रियल कॉन्टेस्टेंट, रियल कैंडिडेट तो गुरु अर्जन देव जी हैं, ये तो ड्रामेबाजी वाला, ये तो मतलब सीट के पीछे है, ये गुण के पीछे तो है नहीं गुरुगद्दी में। तो इसीलिए ये घबरा जाता है, और क्योंकि चिट्ठियाँ भी इसके पास हैं पुरानी 2,
तो गुरु महाराज पूछते हैं, गुरु रामदास महाराज कहते हैं भी एक गुरसिख कह रहा है भी लाहौर से 2 चिट्ठियाँ आई हैं, अर्जुन देव तुम्हारा छोटा भाई ने भेजा, तो वो चिट्ठियाँ तुमने दी नहीं हमें। वो कहता महाराज मेरे को नहीं पता, ये तो झूठ बोल रहा है, ये गुरसिख झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई चिट्ठी नहीं आई मेरे पास, मेरे को नहीं किसी भी चिट्ठी के बारे में कुछ भी पता। गुरु महाराज कहते अच्छा। तो गुरु महाराज कहते कि अगर वो चिट्ठियाँ तुम्हारे पास से निकल आई तो अभी क्या था कि जो चोला वो डाल के आया था ये दूसरा चोला था, और जो चोला वो डाल के मतलब आता जाता है आगे पीछे होता है, वो चोला जैसे हैवी होता है, जैसे बाहर के कपड़े और घर के कपड़े अलग अलग होते हैं ना, तो बाहर के कपड़े अलग थे। तो गुरु रामदास महाराज जी ने गुरसिख को कहा कि जाओ इसके कमरे में से वो वाला चोला निकाल के लेके आओ। वो वाला चोला ले आए जो बाहर डालने वाला होता है। तो वो देखा तो उसके अंदर दोनों की दोनों चिट्ठियाँ निकल आई पहले की। गुरु रामदास महाराज जी ने पूछा ये चिट्ठियाँ? तो कहते हाँ ये तो बस आ गई थी, मेरे को ये था, मेरे को ध्यान नहीं रहा ये इसमें क्या लिखा था, ये तो बस ठीक है, आपने मना किया था कि वो नहीं आना। तो मतलब वो समझा नहीं पाए, बौखला गए, और वो बस वहाँ से कह लो कि एक तरीके से निराश होके चले गए, जाने लगे। कई इतिहासकार कहते हैं चले गए, कई इतिहासकार कहते हैं गुस्सा होके वहीं खड़े रहे। तो अब क्या हो रहा है कि 3 चिट्ठियाँ तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिख दी। अब गुरु रामदास महाराज को समझ आ गई कि अब टाइम आ गया है कि गुरु गद्दी को आगे बढ़ा दिया जाए, और ये गुरु गद्दी का वारिस भी आ गया है, वो हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज, वो हमारे सामने खड़े हैं। तो इनको फिर हुक्म किया कि अब आप चौथा पदा जो है वो उच्चारण करो, और चौथे पदे में पहले 3 पदों के अंदर साध संगत जी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जब लिखे ना, तो उन्होंने जो है नानक वर्ड नहीं यूज़ किया। अब गुरु रामदास महाराज कह रहे हैं कि अब तुम गुरबाणी उच्चारण करो, और चौथा पदा ये चिट्ठी कह लो, चौथा पाठ चिट्ठी का, इसके अंदर तुम नानक अक्षर से इसकी समाप्ति करो, और इसी समय से हम तुम्हें गुरु घोषित करते हैं। और वो गुरु गद्दी की जो दात थी वो गुरु रामदास महाराज जी ने गुरु अर्जन देव जी महाराज को बख्शी। तो देखो इतना तप करवाया वहाँ पे 3 साल, क्योंकि गुरु गद्दी देनी थी, क्योंकि सच को प्रकट करना था, क्योंकि पृथ्वी चंद को पीछे करना था। और इससे गुरु अर्जन देव जी महाराज को तो गुरु गद्दी मिल गई बिल्कुल नेचुरली, जो कि वो हकदार भी थे, और जो कि वचन भी हुआ था। गुरु अमरदास जी महाराज का दोहे था, बाणी का बोहे था, तो उन्होंने बाणी तो उच्चारण करनी थी। पर साध संगत जी पृथ्वी चंद को बहुत गुस्सा आ गया और बहुत आग बबूला हो गया, क्योंकि उसके जीवन का एक बहुत बड़ा सपना था जो टूट गया। और यहाँ से वो बिल्कुल ही एंटी हो गया गुरु घर के, मतलब जैसे दुश्मन नहीं बन जाते, वो बिल्कुल दुश्मन बन गया। चीज़ें खोनी शुरू कर दी, लूटनी पाटनी शुरू कर दी, मुग़ल हुकूमत के साथ उसने हाथ मिला लिया, और आगे जाते जाते गुरु अर्जन देव जी महाराज को शहीद भी करवाया, अपने ही छोटे भाई को। छोटा भाई, एक तो बड़ा भाई को छोटे भाई वैसे तरस आ जाता होता है, लेकिन यहाँ इतिहास कुछ और ही बना। ये बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को भी शहीद करवाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो साध संगत जी ये है उत्थान का इस शब्द की, इस चौपदे की। इसके बाद इसको उच्चारण करेंगे, 4 पदे हैं, 2-2 करके इसकी जो है वो सेवा होगी विचार की। बहुत ही प्यार से श्रवण कीजिएगा, बहुत ही बैरागमयी शब्द है, अच्छे खासे बंदे को बैराग हो जाए, ऐसे ऐसे ये गुरु महाराज ने पदे उच्चारण किए हैं। एक्चुअल विछोड़े में जब महाराज फिजिकली तो भी बिछड़े हुए हैं गुरु रामदास महाराज जी से, तो महाराज ने ये उच्चारण किए। साध संगत जी इसकी विचार आगे करेंगे।